महाराष्ट्र की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में हवा में एक अजीब सी उम्मीद की लहर थी। ये थी 19 फरवरी 1630 पर शहाजीराजे भोसले और आदरणीय जीजाबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा शिवाजी, एक ऐसा नाम जो जल्द ही वादियों में गूंजने वाला था और जालिमों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला था। ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये एक ऐसे तूफान का आना था जो एक धरती और उसके लोगों की किस्मत बदलने को तैयार था। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार हो रहा था। जैसे जैसे शिवाजी लड़के से जवान हुए, उनके अंदर की आग और तेजी से जलने लगी। मैंने देखा कि मेरे घर की उपजाऊ जमीनों का शोषण हो रहा है, मेरी कल्चर को दबाया जा रहा है और मेरे लोग लगातार डर में जी रहे हैं। ये वो भारत नहीं था जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया था, वीरों और धर्म की धरती। उनके दिल में एक पक्का इरादा बनने लगा, एक ऐसी कसम जो वो जल्द ही खुद से और खुदा से लेने वाले थे। वो सच्चाई का पल आ ही गया। मराठा इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही अहम मोड़। शायद 16 साल की छोटी सी उम्र में, लगभग 1645 के आसपास, शिवाजी अपने कुछ सबसे भरोसेमंद नौजवान साथियों, बहादुर मावला जवानों के साथ रायरेश्वर के सुनसान मंदिर में जमा हुए। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। भगवान शिव की पवित्र मौजूदगी में उन्होंने खून की कसम खाई, एक पवित्र शपथ। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य यानी हिंदुओं का अपना राज स्थापित करने की कसम खाई, एक ऐसा राज जहां जस्टिस होगा और सभी धर्मों के लोग इज्जत से जी सकेंगे। इमेजिन कीजिए उस पल का इंटेंसिटी, वो रॉ इमोशन जब नौजवान दिल अपनी जान एक ऐसे कॉज के लिए लगा रहे थे जो उनसे भी बड़ा था। शिवाजी समझते थे कि आगे कितना बड़ा काम है। उन्होंने अपने दोस्तों, अपने मावला योद्धाओं को अपने पैशन और उनकी साझी किस्मत में अटूट विश्वास से जोश दिलाया। रायरेश्वर की शपथ ही मराठों की आजादी की लड़ाई की असली शुरुआत थी। मेरे साथी इस कसम से बंधे हुए मेरी आर्मी का न्यूक्लियस बन गए, जो बहुत वफादार थे और मेरे पीछे मौत के मुंह में भी जाने को तैयार थे। ऐसा लगता था पहाड़ भी उनके इस पक्के इरादे को दोहरा रहे हैं। स्वराज्य का सपना अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया था, एक डिवाइन कॉलिंग जो उनकी बाकी की इनक्रेडिबल लाइफ में उनका मार्गदर्शन करने वाली थी। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। दिलों में वो पवित्र कसम लिए शिवाजी महाराज और उनके वफादार मावला साथियों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो जानते थे कि स्वराज्य हासिल करने के लिए उन्हें मजबूत किले चाहिए, ऐसे ठिकाने जहां से वो ऑपरेट कर सकें और अपने इस नए ड्रीम की हिफाजत कर सकें। ये बड़ी आर्मीज के खिलाफ बड़े बड़े कैंपेन्स नहीं थे, अभी नहीं। ये थे दिलेर कदम, क्लेवर स्ट्रेटजीज और एक छोटे लेकिन पक्के इरादे वाले ग्रुप के बेमिसाल बहादुरी के काम। उन्होंने शुरुआत की तोरना किला, जिसे प्रचंडगढ़ भी कहते हैं, पर कब्जा करके एक विशाल किला जो मानो उनके बड़े इरादों का प्रतीक था। मैंने चतुराई, समझाने बुझाने और जरूरत पड़ने पर तेज एक्शन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। मैं आसपास के इलाके और लोगों की भावनाओं को किसी से भी बेहतर समझता था। इस दौलत का फौरन सही इस्तेमाल किया गया, किले को मजबूत करने और आगे के एक्सपीडिशंस के लिए फंड करने में। तोरना के बाद दूसरे किले भी एक एक करके शिवाजी के हाथों में आने लगे, जैसे माला के मोती हो। कोंढाणा, जो बाद में सिंहगढ़ बना, पुरंदर, राजगढ़, हर जीत उनकी बढ़ती मिलिट्री एक्यूमेन और उनके आदमियों की अटूट लॉयल्टी का सबूत थी। खासकर राजगढ़ उनकी पहली कैपिटल बना, उनके उभरते हुए राज का प्रतीक। मैं सिर्फ एक आर्मी नहीं, बल्कि एक नए स्टेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था। आसपास के देशमुख और दूसरे सरदार, जो पहले या तो चौकन्ने थे या मौजूदा सल्तनतों के साथ थे, अब ध्यान देने लगे थे। उनके मावला सैनिक, पहाड़ों के रहने वाले मजबूत लोग, बहुत लॉयल थे और गेरिला वॉरफेयर में माहिर थे, जो इस चैलेंजिंग टेरेन के लिए एकदम सही थे। ड्रीम शक्ल ले रहा था, एक एक पत्थर, एक एक किले के साथ। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। स्वराज्य का सपना अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया था, एक डिवाइन कॉलिंग जो उनकी बाकी की इनक्रेडिबल लाइफ में उनका मार्गदर्शन करने वाली थी। शिवाजी की बढ़ती ताकत और किलों पर उनके दिलेर कब्जों की खबर जल्द ही बीजापुर सल्तनत के कानों तक पहुंच गई। वो अब इस नौजवान मराठा को और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक जनरल अफजल खान को चुना। हवा में तनाव भरा गया था, एक तूफान उमड़ रहा था। लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं था, मैं स्ट्रैटेजी का मास्टर था। मैं पीछे हटकर प्रतापगढ़ के स्ट्रेटेजिक किले में चला गया।
उन्होंने अफजल खान को इस मुश्किल इलाके में आने का लालच दिया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ की तलहटी में मीटिंग तय हुई। शिवाजी अफजल खान के धोखेबाज स्वभाव को जानते थे। वो तैयारी के साथ आए थे। कपड़ों के नीचे चेन मेल आर्मर पहना था। गले मिलने के वक्त अफजल खान ने मेरी पीठ में वार करने की कोशिश की, लेकिन आर्मर ने मुझे बचा लिया। मैंने पलटवार किया। शिवाजी की छिपी हुई फौज ने अफजल खान की आर्मी पर हमला बोल दिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई मराठों के लिए एक शानदार जीत थी। ये जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। वागनक की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। शिवाजी महाराज जानते थे कि वो मुगलों या दक्कन सल्तनतों की विशाल सेनाओं का मुकाबला खुले मैदान की कन्वेंशनल लड़ाई में नहीं कर सकते। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके रिसोर्सेज बहुत विशाल थे। तो उन्होंने उनका खेल नहीं खेला, उन्होंने नियम ही बदल दिए। उन्होंने लड़ाई का एक अनोखा तरीका अपनाया जिसे गनिमी कावा यानी गेरिला टैक्टिक्स कहते हैं, उसमें महारत हासिल की। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो जरूरत से पैदा हुई थी, जिसे इंटेलिजेंस से निखारा गया था और जिसे कमाल की स्किल के साथ अंजाम दिया जाता था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला अपनी खड़ी चट्टानों, तंग घाटियों, घने जंगलों और छुपे हुए रास्तों के साथ शिवाजी की सबसे बड़ी दोस्त थी। स्ट्रेटेजिक पहाड़ियों पर बने किले उनके बेसिस, छुपने की जगह और इन दिलेर छापों के लिए लॉन्च पैड्स का काम करते थे। उनके किले आपस में जुड़े हुए थे, जिससे तेजी से कम्युनिकेशन और एक दूसरे की मदद हो पाती थी, और एक ऐसा सुरक्षा जाल बनता था जिसे भेदना बहुत ही मुश्किल था। उनका मानना था कि दुश्मन पर जोरदार और तेजी से हमला करो, उनकी फौजों में केओस और कंफ्यूजन पैदा करो, और फिर इससे पहले कि वो कोई असरदार काउंटर अटैक कर पाएं, वहां से गायब हो जाओ। ये कायरता नहीं थी, ये स्मार्ट वॉरफेयर थी। ताकत की जगह अक्ल का इस्तेमाल करना और अपने कीमती साधनों को बचाते हुए दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाना। ये गेरिला टैक्टिक्स बहुत असरदार थे। इन्होंने बड़ी और ज्यादा ताकतवर दिखने वाली आर्मीज को फ्रस्ट्रेट और डिमोरलाइज कर दिया। दुश्मन के खजानों और सप्लाई कॉन्वॉयज पर उनके हमलों ने न सिर्फ उनके दुश्मनों को कमजोर किया, बल्कि उन्हें स्वराज्य की लड़ाई जारी रखने के लिए जरूरी संसाधन भी दिए। उन्होंने लिटरली भारत में माउंटेन वॉरफेयर की टेक्स्ट बुक लिख दी थी। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। स्वराज्य का सपना अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया था, एक डिवाइन कॉलिंग जो उनकी बाकी की इनक्रेडिबल लाइफ में उनका मार्गदर्शन करने वाली थी। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। जैसे जैसे शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ी, उनका टकराव विशाल मुगल एम्पायर से हुआ। शाइस्ता खान ने पुणे में घुसकर लाल महल पर कब्जा कर लिया, लेकिन शिवाजी महाराज आसानी से डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने शाइस्ता खान पर हमला करने का फैसला किया। इस कैओस में शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को जलील करके वापस बुला लिया। फिर उसने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। शिवाजी ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। वो 1665 में पुरंदर की ट्रीटी के लिए मान गए। 1666 में आगरा की विजिट एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन में बदल गई। शिवाजी को मुगल कोर्ट में बेइज्जती महसूस हुई। औरंगजेब ने उन्हें घर में कैद कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज भाग निकलने के उस्ताद थे। वो और उनके बेटे संभाजी आगरा से भाग निकले। उनका ये दिलेर फरार उनकी लेजेंडरी पहचान को पक्का कर गया। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। स्वराज्य का सपना अब एक मिशन बन गया था। आगरा से अपने चमत्कारी फरार और दक्कन लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने अपने खोए हुए इलाकों को वापस पाने और अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए एक नया कैंपेन छेड़ दिया। उन्होंने एक एक करके अपने किले फिर से जीते। उनका हौसला बुलंद था, उनका इरादा पहले से भी ज्यादा मजबूत था। इसके लिए एक बड़े समारोह की जरूरत थी, एक कोरोनेशन जो उनके शासन को मान्यता दिलाता। 6 जून 1674 के शुभ दिन शानदार रायगढ़ किले में, जो उनकी नई कैपिटल थी, शिवाजी महाराज का बाकायदा छत्रपाटी यानी सबसे बड़े राजा के तौर पर राज्याभिषेक हुआ। ये राज्याभिषेक एक बहुत ही स्पेक्टेक्युलर इवेंट था जो पुराने वैदिक रीति रिवाजों और बड़ी शान और शौकत के साथ किया गया। ये कोरोनेशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था। इसने ऑफिशियली मराठा एम्पायर की स्थापना की, एक इंडिपेंडेंट हिंदू राज, ऐसी धरती पर जहां ज्यादातर मुगल और दूसरे इस्लामी शासकों का दबदबा था। शिवाजी महाराज ने क्षत्रिय कुलवंतस सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि ली, जो उनके लोगों और परंपराओं के रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका को दिखाता था। उन्होंने अपना खुद का युग राज्याभिषेक शक भी शुरू किया,
और अपने सिक्के भी बनवाए, जिससे उनकी आजादी और भी पक्की हो गई। उनका विजन सिर्फ पॉलिटिकल ताकत पाना नहीं था, ये एक ऐसा राज बनाने के बारे में था जहां सभी लोगों के साथ उनके धर्म या जाति की परवाह किए बिना इंसाफ हो। रायगढ़ का राज्याभिषेक सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये एक विचार का जन्म था। एक ऐसी रेवोल्यूशन को फॉर्मलाइज करना था जो भारतीय इतिहास का रुख बदलने वाली थी। महाराष्ट्र का शेर सचमुच आ चुका था और उसकी दहाड़ पूरे सबकॉन्टिनेंट में गूंज उठी। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। गैप 2S। स्वराज्य का सपना अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया था, एक डिवाइन कॉलिंग जो उनकी बाकी की इनक्रेडिबल लाइफ में उनका मार्गदर्शन करने वाली थी। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। स्वराज्य का सपना अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया था, एक डिवाइन कॉलिंग जो उनकी बाकी की इनक्रेडिबल लाइफ में उनका मार्गदर्शन करने वाली थी। एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और निडर योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जिसे अष्टप्रधान मंडल कहते हैं। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम पर बहुत ध्यान दिया, ये पक्का करते हुए कि ये किसानों के साथ इंसाफ करे। शिवाजी महाराज की सबसे शानदार उपलब्धियों में से एक थी एक मजबूत मराठा नेवी की स्थापना। उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे कई नेवल किले बनवाए। शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन अपने सेक्युलर नजरिए और सभी धर्मों के लिए इज्जत के लिए भी जाना जाता था। वो सचमुच अपने सभी लोगों के राजा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के निर्माता 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में चल बसे। उनकी मौत नए नए बने मराठा एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थी, लेकिन जो मशाल उन्होंने जलाई थी वो बुझ नहीं सकती थी। उन्होंने दिखा दिया था कि बहुत मुश्किल हालात के बावजूद विजन, पक्के इरादे और लोगों के साथ से आजादी की किस्मत खुद बनाई जा सकती है। उनके मिलिट्री इनोवेशंस, खासकर गेरिला वॉरफेयर में उनकी महारत और एक जबरदस्त नेवी की स्थापना आज भी स्टडी की जाती है और उनकी तारीफ होती है। सिर्फ एक विजेता से कहीं ज्यादा वो एक राष्ट्र निर्माता थे, एक विजनरी थे जिन्होंने एक ऐसे राज्य का सपना देखा जहां उनके लोग इज्जत और शान से बिना किसी जुल्म के जी सकें। शिवाजी महाराज